महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। देखिए जैसे प्रतिहार वंश, वैसे गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए गुज्जर प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष या जिसे आप मूल पुरुष या जिन्हें आप संस्थापक बोलते हैं, वो तो है आपके कौन, आप कहेंगे हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र, ठीक है। लेकिन इनकी चर्चा करते हैं तो मुणोत नेणसी जो हैं, जिन्हें आप राजस्थान का अबुल फजल बोलते हैं, मुणोत नेणसी ने इनकी 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 26 शाखाओं का उल्लेख, ठीक है। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो आपके अभिलेख है, जिसका नाम आप अक्सर पढ़ते होंगे, घटियाला शिलालेख। कौन सा है? घटियाला शिलालेख। ये जो घटियाला शिलालेख है, जिसका टाइमिंग है आपके 861 ईस्वी और जिसके लेखक थे आपके मग, लेकिन उत्कर्ण का जो कार्य है वो करवाया गया था आपके स्वर्णकार कर्णेश्वर द्वारा, कृष्णेश्वर द्वारा, ठीक है। ये जो घटियाला शिलालेख है, घटियाला आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर आपके मंडोर के प्रतिहारों की क्या है? वंशावली है। मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनकी क्या है? वंशावली, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके घटियाला जो शिलालेख है, ये 4 लेखों में लिखा हुआ है और ये आपके जिस भाषा में है वो है आपके संस्कृत, ठीक है। ये घटियाला शिलालेख वही शिलालेख है जिसके अंदर हमारे राजस्थान में पहली बार क्षति होने का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है इस शिलालेख के अनुसार कि एक राजपूत सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता है राणुक। राणुक की जो पत्नी है संपत देवी या संपल नाम हमें मिलता है, वो राजस्थान में पहली बार सती हुई थी। और सती होने की जो अंतिम घटना है वो आपके रूप कंवर की है 1987 के अंदर, दिवराला शिक्कर, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें। लेकिन मुणोत नेणसी ने 26 शाखाओं का उल्लेख तो किया है, लेकिन इनमें हमारे राजस्थान में एक तो है मंडोर की शाखा, आप पढ़ते हैं अक्सर मंडोर के प्रतिहार, और एक हम पढ़ते हैं आपके भीनमाल के प्रतिहार। ये हम पढ़ते हैं भीनमाल के प्रतिहार, ठीक है, भीनमाल के प्रतिहार। इधर से हम यदि बात करते हैं मंडोर के प्रतिहार, तो देखिए वैसे प्रतिहारों का संस्थापक तो कौन है? याद रखिए हरिश्चंद्र। लेकिन मंडोर की वंशावली जहां से शुरू होती है वो हरिश्चंद्र का ही एक पुत्र है जिसका नाम है रजिल। रजिल से मानी गई है, ठीक है, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है इनको एक उपाधि है जिसका नाम है रोहलिदी की। ये जाति से ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन सी? तो विप्र ब्राह्मण, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी वो जाति से क्षत्रिय थी जिनका नाम है भद्रा। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, भोगभट, रजिल, ककक और ददत, ठीक है। उनमें जो रजिल है वहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली मानी गई है, क्योंकि इसी बंदे ने अपनी राजधानी बनाई थी। किसे? याद रखिएगा, मंडोर, ठीक है। इसके बाद में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट शासक होता है वंशावली में वो है आपके नागभट्ट फर्स्ट। कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। ये जो नागभट्ट फर्स्ट हैं ये वो मंडोर के शासक हैं जिन्होंने अपनी राजधानी बदली थी, राजधानी परिवर्तन किया था। और राजधानी परिवर्तन करके इन्होंने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? मेड़ता को क्या बनाया था? राजधानी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि गुज्जर प्रतिहारों की जो मंदिर निर्माण शैली है, मंदिर निर्माण शैली, वो है आपके महामारू शैली। अक्सर पूछा जाता है कि गुज्जर प्रतिहारों के मंदिर निर्माण शैली को क्या बोलते हैं? महामारू शैली, याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर से ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, मंडोर के प्रतिहारों का एक अगला और इंपॉर्टेंट जो शासक है वो है आपके इंदा प्रतिहार, याद रखिएगा। कौन है? इंदा प्रतिहार। कहते हैं कि इसी इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किया रावचुंडा के साथ में, और रावचुंडा को मंडोर देश में दे दिया। रावचुंडा को मंडोर दहेज में दिया, ठीक है। तो ये तो आप इधर से तो पढ़ते हैं मंडोर के प्रतिहार, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। भीनमाल के प्रतिहारों की यदि हम बात करते हैं तो भीनमाल के जो प्रतिहार हैं इधर से हैं आपके नागभट्ट फर्स्ट। ऐसा कहा जाता है कि भीनमाल के प्रतिहारों का जो संस्थापक है वो कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। इसके बारे में आप ये भी पढ़ते हैं कि ये एक मलेच्छो था। मलेच्छो का मतलब है जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों का विनाश किया था।
और ये अवतार भी तो नारायण के हैं और इसीलिए नागा उल्लोक कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, भीनमाल प्रतिहारों का वह शासक जो नागा उल्लोक नाम से दरबार लगाया करते थे वो है नागभट्ट फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट के बाद में भीनमाल के प्रतिहारों के इंपॉर्टेंट शासक की यदि मैं बात करूं तो वो है अगला वत्सराज। कौन है? वत्सराज। वत्सराज वे है जिन्हें एक तो उपाधि है आपके रतन हस्तीन की या रणहस्तीन की, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात है कि इसी बंदे ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। इसकी त्रिपक्षीय संघर्ष बोल दीजिए या त्रिदलीय बोल दीजिए या फिर त्रिकोणीय बोल दीजिए। आप कहेंगे सर ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? देखिए, 3 पक्षों में संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहार जो आपके उत्तर भारत के अंदर, और दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रकूट वंश, और पूर्वी भारत के अंदर है पाल वंश। ये तीनों ही वंश अधिकार करना चाहते थे कन्नौज पर। वो जो संघर्ष है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। वत्सराज की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला चौहान कौन था? तो याद रखिएगा इसी के अंदर भाग लिया था दुर्लभ राज चौहान, जो आपके सांबर के चौहान हैं। इसी से हमें पता लगता है कि चौहान कभी प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। ये मारे गए इसके अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष में। ये असफल हुए थे वत्सराज। वत्सराज ने पाल धर्मपाल को पराजित कर दिया था। इन्होंने कन्नौज के आयुध यानी कि इंद्रायुध को भी पराजित कर दिया, लेकिन ये राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव को पराजित नहीं कर पाए। ये असफल रहे। इसी त्रिपक्षीय संघर्ष को इसके पुत्र ने भी जारी रखा था, जिसका नाम है आपके नागभट्ट सेकंड। कौन है? नागभट्ट सेकंड। ये नागभट्ट सेकंड वो हैं, ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में असफल हुए थे, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं गोविंद तृतीय, वो दक्षिण भारत में जब वापस गए तो पीछे से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया और इन्होंने ही अपनी राजधानी किसे बनाई थी? कन्नौज को। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नागभट्ट सेकंड का पुत्र है रामभद्र। रामभद्र का पुत्र है मिहर भोज। मिहर भोज आप सब जानते हैं, जिन्हें प्रतिहारों का क्या बोलते हैं? जिन्हें कहा जाता है आपके प्रतिहारों का पितृहंता। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रतिहारों का क्या? पितृहंता। मिहर भोज जिनका टाइमिंग प्रतिहारों का गोल्डन टाइमिंग है, स्वर्ण काल है, क्योंकि मिहर भोज का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड, पश्चिम में मरु प्रदेश से लेकर पूर्वी के अंदर बंगाल तक हुआ करता था। कौन? मिहर भोज। मिहर भोज के समय एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था, याद रखिएगा, सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। और इसी सुलेमान ने मिहर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया था। इसकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है किताब उल सिंध वल हिंद, जिसके अंदर प्रतिहारों के सैन्य अभियान और उनकी जो समृद्धि है उनके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इनके समय सुलेमान है। मिहर भोज वही है जिसे उपाधि है आपके प्रभास की। प्रभास का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य, जिसका उल्लेख मिलता है दौलतपुर अभिलेख में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मिहर भोज के बाद में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट शासक होते हैं वो है महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट का एक दरबारी था जिसका नाम है राजशेखर। राजशेखर की कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और प्रबंध कोश। ठीक है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट शासक वैसे बहुत सेकंड होते हैं लेकिन कोई खास बात नहीं उनकी। उसके बाद में बनते हैं महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट जिनको चित्रपाल भी कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। और महिपाल के भी दरबारी हुआ करते थे राजशेखर। ठीक है, तो महिपाल को एक उपाधि थी रघुकुल मुक्ता मुनु की, जबकि महेंद्रपाल फर्स्ट को उपाधि है रघुकुल तिलक की। ये दोनों ही उपाधियां राजशेखर द्वारा दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में भीनमाल प्रतिहारों के अंदर एक शासक होते हैं जिनका नाम है राज्यपाल। इन्हीं पर 1018 ईस्वी के अंदर गजनवी का अटैक होता है और कहते हैं कि यहीं से इनका पतन तो वैसे महिपाल फर्स्ट से शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल पर जब गजनवी ने अटैक किया तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद में त्रिलोचन पाल बनते हैं। 1019 के अंदर फिर गजनवी का अटैक होता है और उसके बाद में अंतिम शासक होते हैं जिसका नाम है यशपाल। जिसका नाम क्या है? यशपाल। याद रखिएगा, ये आपके पूरा चैप्टर है गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है, अभी तो आपको ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो जो बातें आपको बताइए। ठीक है, तो इनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, गुर्जर प्रतिहारों के वंश की यदि हम कुलदेवी की बात करते हैं तो वो है चामुंडा माता। कौन सी है? चामुंडा माता, जिनका मंदिर आपके 4 जगह बना हुआ है, मंडोर में, मेहरानगढ़ में, अजमेर में और उदयपुर में। उदयपुर में तो महाराणा प्रताप ने बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चलिए, ठीक है, तो ये सारी जो कहानी है वो किसकी है? गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े हम।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बार बार याद कीजिए, सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।